ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए चार खास मेहमान हैं। चारों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हैं रविदास मेहरोत्रा। हमारे साथ हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के नेता हैं। और हमारे साथ हैं सुधांशु मित्तल, जो कि बीजेपी के नेता हैं। सबसे पहले सुधांशु मित्तल, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। एक आतंकी संगठन जो कभी दबे छुपे कभी खुले तौर पर यह धमकी देता रहा कि हमारा अगला निशाना हिंदुस्तान होगा। क्या हम ये समझें कि एक लड़का जो मुंबई में लौटकर आया और एक अब जो ट्विटर अकाउंट चलाने के आरोप में पकड़ा गया, इन दोनों का मौजूद रहना भारत में आईएसआईएस की मौजूदगी को पुख्ता तौर पर स्वीकार करने जैसा है? ये तो सत्य है कि ये दोनों हिंदुस्तान में हैं और ये पकड़े गए हैं, तो इससे ये भी साबित होता है कि आईएसआई ने अपनी कहीं पैठ जमाने की हिंदुस्तान में कोशिश करी है। हिंदुस्तान उनके निशाने पे है और उनको लगता है कि यहाँ पे वो आतंकवाद और खुराफात कर सकते हैं, ये तो स्पष्ट है। लेकिन मेरा मानना है कि उनके नापाक इरादे जो हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। इसका एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन इस देश का मुसलमान जो है वो देशभक्त है, वो कभी भी इस विषय में कटघरे में नहीं खड़ा हो सकता। बहुत कोशिशें करी गई हैं आईएसआईएस जैसे संगठनों द्वारा कि उनको इंडोक्ट्रिनेट करा जाए, धर्म के नाम पर प्रलोभन दिए जाएं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ खराब मछलियां पूरे तालाब का नाम तो गंदा कर सकती हैं, लेकिन तालाब में तब भी स्वच्छता रहेगी। नहीं, ये मेरा मानना है कि भारत में रहने वाला हर इंसान। सुधांशु जी, आपको ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको क्यों लगता है कि सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा? आपसे किसने कहा कि यहां किसी मुसलमान पर आरोप लग रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो बहुत अरसे तक आतंकवाद को लेके धर्म से जोड़ा जा रहा था, लेकिन फिर सबने कहा, और उसमें क्या था कि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज जो था कहीं शीशोपंज में था कि इन सब घटनाओं को लेके उसकी प्रतिक्रिया कैसे होगी। लेकिन फिर ये समाज निकल के आया। समाज के जितने नेतृत्व था, चाहे वो धर्मगुरु थे चाहे इनके इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने आतंकवाद से अपने आप को अलग करा। उन्होंने कहा आतंकवाद जो है वो जिहाद नहीं, फसाद है, और आतंकवाद को फसाद कहना जिहाद है, बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए जो इतिहास है, इस इतिहास को देख के हम सबको लगता है कि इस समय यहाँ पे जागरूकता आई हुई है। अब धर्म के नाम पर यहाँ पे बहलावा नहीं हो सकता, और अगर कोई नापाक ताकतें ये सोचें कि हिंदुस्तान में वो धर्म के नाम पर विभाजन कर सकती हैं, धर्म के नाम पर बरगला सकती हैं, ऐसा संभव नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा, क्या आपको नहीं लगता कि अभी जबकि चीजें जांच की दिशा में होनी चाहिए थी, अभी जबकि इनको यह कहना चाहिए था कि हमने एक आदमी पकड़ा है, हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, एक एक करके रखेंगे, यहां बात सीधे इस बात पर जा रही है कि मुसलमानों को बुरी नजर से ना देखा जाए। इसका मतलब क्या समझे हम? देखिए, इसका मतलब तो साफ है ना कि मित्तल जी और उनकी पार्टी का नजरिया जो है एक वर्ग विशेष को लेकर पहले से ही माइंडसेट इनका बना होता है। कोई भी इस तरह का आदमी कहीं पकड़ा जाए तो उसे एक धर्म से जोड़कर, एक संप्रदाय से जोड़कर, ये लोग तो खुद राजनीति इसी विषय पर तो करते रहे हैं। तो मित्तल जी अगर आज कुछ इस बारे में आशंका प्रकट कर रहे हैं तो ये आशंका, मेरा मानना है, इनके अपने उसी सोच का प्रकटीकरण है। पॉइंट ये नहीं है कि ये मित्तल जी या भाजपा के लोग क्या सोचते हैं या इनके दूसरे जो संगठन है वो लोग क्या करने वाले हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरनाक संकेत मिला है कि इस देश में आईएसआईएस का भी कोई लिंक बन रहा है या कोई है जो इस तरह के कामों में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में हमें गौर करने की आवश्यकता है कि जिन बिंदुओं पर हमारा कमिटमेंट है कि हम इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करेंगे, भारत को सीमा के अंदर और सीमा के बाहर से भी सुरक्षा रखेंगे, तो उन चीज़ों पर आपको अब कार्यक्रम क्रियान्वयन करके दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सिर्फ भाषण देने और करने का फर्क नहीं है, आपको काफ़ी अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है। अगर इसकी रूट में सही में जांच के बाद ये पता चले कि इनके फैलाव हो चुका है या फैलाव की दिशा में लोग बढ़ रहे थे या कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप इसके पीछे है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ही चिंता का विषय है। इसमें सभी पक्षों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन
करना होगा और इसमें राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपकी कोई कमजोरी है तो उसको दूर करिए। ये सरकार का आपका खुफिया तंत्र कहाँ था? आपको ब्रिटिश मीडिया से पता चलता है। आपकी अपनी एजेंसी ने तो इसको, आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमने इसको पकड़ लिया है, ये हमारी उपलब्धि है। ये बहुत सारे प्रश्न सामने लाके खड़े करते हैं कि आखिर ये गवर्नमेंट है क्या और गवर्नमेंट कर क्या रही है। मौलाना साहब, क्या ये जांच का विषय है या धर्म की आंख से देखने का विषय है? जी नहीं, पहली बात तो ये सुधांशु साहब के ज़बान से ये बात सुनने में अच्छी लगी कि मुसलमान इस मुल्क के साथ प्रेम और मोहब्बत करता है। और दूसरी बात ये है कि जो भी ये मसला मेहदी का आया है, ये इसके पीछे क्या हकीकत है, इसका इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, जिसमें कि कोई बेकसूर ना पकड़ा जाए और इसको हिंदू मुस्लिम मसला बिल्कुल भी ना बनाया जाए। और अगर वो कसूरवार है तो जाहिर सी बात है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन अगर बेकसूर है तो उसके साथ नाइंसाफ़ी का मामला ना करना हो। और ऐसा ना हो कि एक फ़ॉरेन और एक ब्रिटिश न्यूज़ चैनल की एक ख़बर के वजह से बेंगलोर में मुस्लिम नौजवानों को फिर से एक तरीक़े से उनको फंसाने की कोशिश की जाने लगे। इस लाइन पर भी इन्वेस्टिगेशन किया जाना ज़रूरी है। मैं ये बात पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से कि इससे पहले उसामा बिन लादेन ने भी बहुत बड़ा नेटवर्क अपना पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन उसका कोई भी असर अल्लाह के करम से हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर नहीं हुआ। यहाँ का एक भी मुसलमान ने उनकी इस तहरीक का साथ नहीं दिया। और जो ISIS का मसला है, ये भी उसी तरीके से है कि हिंदुस्तान में इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैर जमाने का हरगिज़ भी मौका मुसलमानों की तरफ से मिलने वाला नहीं है। मेरा एक सवाल है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा तो पूछूंगा जरूर आपसे मौलाना साहब। रविदास मेहरोत्रा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे ये बात। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने एक बात बड़े साफ तौर पर कही थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान जितना देशभक्त है उस पर किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है और वो किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। फिर आज मौलाना साहब को यह बात सुधांशु मित्तल के मुंह से सुनकर अच्छा क्यों लगता है? क्यों उनको हमेशा एक सर्टिफिकेट की दरकार रहती है? और दूसरी बात जो अभी अभी प्रेमचंद मिश्रा ने उठाई वो ये कि क्या वाकई भारतीय एजेंसियां ये समझ पाने में फेल हो गई कि आपके देश के अंदर IT हब कहे जाने वाले शहर से एक आदमी इतने बड़े आतंकी संगठन के लिए काम कर रहा है और आपको कानो कान खबर नहीं होती? क्या भारतीय एजेंसियां फेल हुई? छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, ताल ठोक के जारी है, आप रहिएगा हमारे साथ। आपका स्वागत है, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। ISIS भारत में पैर पसार रहा है। क्या भारतीय एजेंसियां नाकाम रही ये पकड़ पाने में कि उनकी जड़ें भारत के अंदर अपनी जगह बनाती जा रही हैं? पंचवर्षीय योजना बनाई थी ISIS ने, सुधांशु मित्तल जी, और जो नक्शा जारी किया था उसमें भारत भी दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सबको दिखा, शायद भारतीय एजेंसियों को नहीं दिखा। रोहित जी, अपनी ही एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने का अभी कोई कारण नहीं है। गुप्तचर तंत्र जो है वो अपनी जगह होता है और आतंकवादी संगठनों में लोगों को रिक्रूट करके लोगों को स्लीपर्स बनाना वो एक अपनी गतिविधि चलती रहती है, वो विश्व भर में होती है। इसलिए अपनी गुप्तचर एजेंसियों को इस समय कटघरे में खड़ा करा जाए, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। उल्टा उन्होंने इनको पकड़ लिया, इनको ढूंढ लिया, और ना केवल इनको ढूंढा, इससे पहले भी सबको ढूंढा है। हमारी जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, हमें उस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। मैं मेहदी साहब से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेहदी साहब, अपनी एजेंसियों पे कोई शक के घेरे में ना खड़ा करिए। जो लोग आतंकवाद के इल्ज़ाम में जिनको पकड़ा जाए, उनके साथ अगर हम लोग जो हैं खड़े दिखेंगे तो शायद इसके संदेश अच्छे नहीं आते हैं। वो बेगुनाह ना हो, ये सब ये जो हम लोग उन पे संशय पैदा करने की कोशिश करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। देश इस समय आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ेगा। इसीलिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद का कोई ईमान नहीं होता। ये जो है, ये नासूर एक ऐसा है जिसमें हर समाज को और हर राजनीति को एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए मेरा इसमें कहना है, इसमें सरकार, जनता, राजनीति सब सिंगल माइंडेड होके आतंकवाद के खिलाफ डिटर्मिन्ड अगर दिखेंगे सर, तो शायद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर सिंगल माइंडेड होने में किसी को दो राय नहीं है, लेकिन जो बात मौलाना साहब ने कही है, क्या उसको ऐसे ही कहकर बस्ते में डाला जा सकता है कि क्योंकि आतंकवाद से लड़ रहे हैं साहब इसलिए सवाल ना पूछिए?
और दूसरा, क्या ये कहकर कि अपनी एजेंसियों पर जांच पर सवाल खड़े ना कीजिए, आंख बंद की जा सकती है कि अपनी एजेंसियों को पता ही नहीं लगता अपने देश के अंदर से कुछ चीजें चल रही हैं? मैं वापस आता हूं इन सवालों को लेकर। सुधांशु जी आपके पास भी, प्रेम जी आप भी बोलिएगा, और मैं सुधांशु जी आप पूरा मौका मिलेगा आपको। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। रविदास जी आपसे सवाल नहीं ले पाए, ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ताल ठोक के जारी, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है ताल ठोक के। आप देख रहे हैं, हम इस वक्त बात करें क्या ISIS भारत में पैर जमा चुका है। हमारे साथ हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, हमारे साथ हैं सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता, हमारे साथ हैं रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के नेता, और हमारे साथ हैं प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के नेता। आखिर क्यों ट्विटर अकाउंट चलाना एक शख्स का ISIS के लिए इतनी चिंता पैदा करता है? हम आपको जरा बताते हैं आतंक के वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ISIS जो कि आतंकी संगठन है वो एक्टिव है, यानी कि उसके जरिए वो लोगों में अपनी जगह और अपना रास्ता बना रहा है। यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टम्बलर पर ISIS पूरी तरह से एक्टिव है। ISIS के आतंकी एक दिन में 40,000 से ज्यादा ट्वीट्स करते हैं, और साथ ही साथ ट्विटर पर 7 लाख अकाउंट्स ऐसे हैं जिन पर ISIS के बारे में बात होती है, और ट्विटर पर ही ISIS के आतंकी अलग अलग वारदातों के वीडियो भी जारी किया करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ISIS और सोशल मीडिया का यह टाइप कितना खतरनाक है। अल-कायदा और तालिबान को भी ISIS ने सोशल मीडिया पर पीछे छोड़ दिया है, और इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को आखिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वो भी तब जबकि दुनिया में सबसे कमजोर साइबर लॉज भारत के ही माने जाते हैं। दो चीजें हैं रविदास मेहरोत्रा, एक साइबर लॉ जिस पर मैं प्रेमचंद मिश्रा सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले एक जो दूसरी चिंता मौलाना साहब ने जाहिर की और उसको जिस तरीके से सुधांशु मित्तल ने खारिज किया, क्या आपको लगता है कि उतने हल्के में उस बात को लिया जा सकता है जैसे सुधांशु मित्तल साहब ने कहा कि खारिज करना चाहिए, इस पर ज्यादा चिंता ना करें? देखिए रोहित जी, ISIS संगठन जो है उसकी गतिविधियां जो भारत में बढ़ रही हैं, उसके लिए भारत सरकार की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो नाकाम हुई हैं। ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। और जो एक बात आपने पूछी है कि कहा है मौलाना साहब ने, ये बात सही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जांच हो और जांच के आधार पर निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने की बात हो। हम लोग ये चाहते हैं कि जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, आतंक को रोकने के लिए कार्रवाई हो, जो खुफिया एजेंसी हैं वो इस पर नजर रखें, और ISIS की जो गतिविधियां भारत में बढ़ रही हैं जो आपने दिखाया है, उसको रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन जो कहा है मौलाना साहब ने कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जांच के आधार पर एक धर्म विशेष के लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाने का काम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के वक्ता कह रहे हैं कि जो खुफिया एजेंसी हैं उन पर शक क्यों किया जा रहा है, जब इतना बड़ा जाल भारत में फैल गया है और उसके बाद भी जो खुफिया एजेंसी हैं उनको जानकारी नहीं है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जो ये गंभीर और बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के ये प्रयास करना होगा कि हिंदुस्तान में ये आतंकवादी गतिविधियां ना होने पाए, और जो खुफिया एजेंसी हैं वो इस पर कार्रवाई करे, जांच करे, और जो इसमें संलग्न लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं उसको कैसे रोका जाएगा। अभी दिखाया आपने कि कितने लाख लोग इससे जुड़ गए ट्विटर के माध्यम से। तो ये खुफिया एजेंसी अब तक क्या करती रही, और ये पूरी तरीके से नाकाम हुई है। ठीक, कम से कम 30 लोग माने जाते हैं जिन्होंने रिक्रूटमेंट का रास्ता पकड़ा था इस शख्स के जरिए कथित तौर पर। प्रेमचंद मिश्रा, क्या आपको लगता है जिस तरीके के साइबर लॉज हमारे पास हैं उसमें हम ये भी कर पाएंगे कि अगर ये शख्स वाकई जिम्मेदार था तो उसे ढंग की सजा दिला पाए? ऐसा तो जो वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं दिखता है कि बहुत हद तक इसमें कुछ हम कर पाए, लेकिन इस दिशा में सरकार को नए मानक तैयार करने चाहिए, नए पैरामीटर बनाने होंगे कि चाहे क्राइम किसी भी लेवल पर हो, किसी माध्यम से हो,
अगर इंटरनल सिक्योरिटी को ही हम देखें तो बार बार आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में कई इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, जैसे नक्सली हिंसा की घटनाएं बार बार हो जाती हैं। तो आखिर क्यों हो रही हैं? हमारा जो तंत्र है क्यों नहीं हमें टाइमली कुछ खबर कर पाता है? कहाँ चूक हो रही है बार बार? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जहां पर हमें सरकार को गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर छेद कहाँ है, लीकेज कहाँ है, ये पता करना पड़ेगा। चाहे साइबर वाला मामला हो या दूसरे वाले मामले हो, हमारे पुलिस तंत्र को और कैसे मॉडर्नाइज किया जा सकता है, हम उसको और कैसे और दूसरे विकसित देशों की तरह अपने पुलिस तंत्र को बनाएं, हमें उस दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर एक बार बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एक बड़ा खतरा होगा। और जहाँ पर आज देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में भी कुछ ऐसे लोग ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं जो विद्वेष की बात ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ में राजनीति करते हैं, उन्माद फैलाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। जब उन्माद फैलाने की कोशिश में अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोग भी हों या सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी हों तो स्थिति और खराब होने की संभावना बन जाती है। तो इसमें कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय सरकार को, सरकारी पक्ष के लोगों को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। वैसे सभी पक्षों को लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आरोप भी लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप होना नहीं चाहिए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आप मित्तल जी की बात को आरंभ से देखिए, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उनकी आरंभिक सोच क्या थी। वो जो चीज हुआ ही नहीं है उसको लेकर पहले से अपना मंतव्य प्रकट कर रहे हैं। मैंने तो सवाल पूछा ना, ये जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 125 करोड़ का मैं नेता हूं, 125 करोड़ देशवासियों, और इनके जो उसके नीचे के नेता हैं वो क्या कह देते हैं कि तुम हिंदू हो, हिंदू रहना पड़ेगा। किसी को गालियां दी जाती हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं किया वो ये है। तो ये चीज नहीं चलेगा। अगर सत्ता पक्ष में फिर प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं और उनके लोग कुछ और कहते हैं तो संदेह बढ़ता है। और ये तरह की घटनाएं अगर बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सत्ता पक्ष का और परोक्ष समर्थन अगर है, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो ये आरोप में कोई ऐसा नहीं कि हम आधारहीन आरोप लगा रहे हैं, ये चीजें सामने आ रही हैं। तो मैं समझता हूं 6 महीने 7 महीने सरकार को हो गया, अगर उसके बाद हम इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं तो ये खतरनाक संकेत। मौलाना साहब आऊंगा आपके पास, उसके पहले सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं। जी बहुत दुख हुआ इन दोनों के बयान सुन के। विकृत मानसिकता और विकृत राजनीति का प्रतिबिंब अगर देखना हो तो यहां देख लीजिए। पहली बात, जहां तक आतंकवाद में फंसे हुए लोगों पे इल्जाम का सवाल है, उस पर प्रश्न चिन्ह तब उठने चाहिए जब कोई तथ्य सामने आए उनके निर्दोष होने का। उससे पहले ही जब आप ये कहते कि निर्दोष ना हो, किसी धार्मिक संगठन और किसी धन विशेष के लोगों को इसमें निर्दोष लोगों को फंसाया ना जाए, ये किस मानसिकता का परिचय दे रहा है? ये सांप्रदायिक मानसिकता का परिचय दे रहा है या आप कह रहे थे मित्तल जी? सेक्युलर? भाई आपने कहा एक से मित्तल जी संकीर्ण देखिए बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता। ये बहुत गलत तरीका है। ये देखिए चर्चा, देखिए जब चर्चा हो रही है चर्चा खत्म करिए आप। ये बहुत गलत तरीका है, ये शिष्टाचार नहीं है। अगर चर्चा का शिष्टाचार नहीं हो तो चलिए आप फिर बात करेंगे, मैं चुप रहूंगा। अगर मिश्रा जी आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, आपसे मैं शिष्टाचार की उम्मीद करता हूं, आपसे मैं शिष्टाचार की उम्मीद करता हूं। नहीं, आपने अपनी बात रखी, मैं बीच में एक शब्द आपसे करेंगे ना। आपने आपके तर्क में इतना दम नहीं है, आप बीच में बोल रहे हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है? आपको अपने तर्क पे भरोसा नहीं है। अगर तर्क पे भरोसा होगा तो दूसरे को अपनी बात रखने देंगे और अपनी बात फिर रखेंगे, जिसका तर्क होगा वो सामने आएगा। जब आप स्टार्ट किए थे, आपने मेरी बात बोलने शुरू में ही साबित करने की कोशिश की। आप राष्ट्रीय हित की बात करें। अगर मैं तो इस तरह चर्चा नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूं, आप दोनों सुन लीजिए। गलत है। मिश्रा जी प्लीज, सुधांशु जी प्लीज। मौलाना साहब, क्या सुधांशु जी की जिस बात का आपने स्वागत किया था उसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए जैसे कि कांग्रेस ने देखा, या शायद मैंने भी देखा शुरू में? नहीं है। एक सेकंड सुधांशु जी, आप कहिएगा अपनी बात प्लीज, मैं आप ही की बात पर पूछ रहा हूं। बुनियादी बात ये है जी, नहीं रोहित जी ये इस तरह नहीं चलेगा, मैं नहीं फिर बोलूंगा। अगर आप इस तरह के चर्चा चलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। सुधांशु जी आप प्लीज अपनी बात रखिएगा, आप पूरी बात रखिएगा, विस्तार से रखिएगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं मौलाना साहब, क्या सुधांशु जी की बात का जिसका आपने स्वागत किया था, आप मेरे बीच में टोक रहे हैं और बोल नहीं रहे तो मैं नहीं बोलूंगा रघु जी। देखिए बुनियादी तौर पे मुसलमानों को किसी भी सर्टिफिकेट की, देशभक्ति की सर्टिफिकेट की
ज़रूरत नहीं है, ना हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी में हमारी सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ रही हैं और ये मुल्क हमारा वैसे ही मुल्क है जैसे किसी भी दूसरे हिंदुस्तानी का हो। जहाँ तक आतंकवाद को धर्म से जोड़ने का मसला है, तो ये बात लफ्ज़ी तौर पर, ज़बानी तौर पर सुनने में अच्छी लगती है कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल दुनिया में क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान में कहीं पर कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हो और बॉम्ब ब्लास्ट से पहले सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई खबर नहीं होती है और बॉम्ब ब्लास्ट के चंद मिनट बाद मुसलमानों को ही उसमें फंसाने की कोशिश की जाने लगती है। और जो हमने ये बात अर्ज की शुरू में कि इसमें बेकसूर मुसलमानों को ना फंसाया जाए, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि कई जगह पर बेकसूर मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर पकड़ा गया, फंसाया गया, फिर ऑनरेबल कोर्ट्स ने उनको बाइज्जत बरी किया कई साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस वजह से मैंने ये रिक्वेस्ट की कि कोई भी जो ये मसला बेंगलौर का चल रहा है, इसमें किसी बेकसूर को ना फंसाया जाए। बाकिया लोग भी जो पैनल में बैठे हैं 2-3, उन्होंने भी यही बात कही। हम नहीं समझते कि इसमें कोई किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल बयान दिया गया। ठीक जी सुधांशु जी, अब बोलिए आप। अब मैं बोलूंगा, बीच में कोई टोकेगा तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। रोहित जी बोलिए आप। हमें चर्चा करनी है, हमें यहाँ पे तू मैं नहीं करनी है। प्रश्न सीधा सा है, 10 चीज में से 2 कहीं अगर छूटे होंगे ना तो छूटे होंगे, उनके तथ्यों पे बात करिए, लेकिन शुरू से शंका रखना, इसके संदेश अच्छे नहीं है। और मैं मौलाना साहब से और सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आतंकवाद के विषय पे तथ्यों के बिना अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज को कटघरा में खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम आतंकियों को मदद कर रहे होंगे। इसलिए यह बहुत संवेदनशील मसला रहता है। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए हमें अपने बयानों पे बहुत संयम बरतना चाहिए। अभी मैं मिश्रा जी की बात सुन रहा था। मिश्रा जी, ध्यान आपको दिलवा देता हूं, पहली कैबिनेट मीटिंग आपकी जब आई थी यूपीए की सरकार में, आपने पहले क्या करा था? पोटा हटाया था। जो कानून आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाए गए थे उन्हीं को आपने हटाया था। तो आतंकवाद के प्रति कम से कम एक दृढ़ता दिखाने की जरूरत है इस समय देश में। हम लोग अगर उस पर हल्की राजनीति करेंगे तो करते रहें, लेकिन देश जो है किसी भी राजनीति और किसी भी मतलब छोटी चीजों से बड़ा होता है। और आतंकवाद, जैसे मैं पहले कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, इसको किसी मजहब से जोड़ना गलत होता है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। और आतंकवाद की लड़ाई जो है वो देश की लड़ाई है, वो किसी सरकार की लड़ाई नहीं है, किसी मजहब की लड़ाई नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं होती है। तो इस विषय पे कम से कम हम लोगों को एक आम राय, एक ही स्वर में बोलना चाहिए। मैं फिर आपको एक चीज बतलाता हूं, आतंकवाद की एक ऐसी लड़ाई है जो कि बहुत ही गंभीर लड़ाई है। विश्व भर इससे लड़ रहा है। ठीक, आतंकवादी घटनाएं होंगी, इसलिए होंगी क्योंकि ये एक आगे पीछे चोर सिपाही का खेल चलता रहेगा। ठीक, हम उनका पीछा करते रहेंगे, वो कुछ आगे जाके करते रहेंगे, हम फिर पकड़ते रहेंगे उनको। लेकिन दृढ़ता से अगर उनको हम पीछे रहेंगे तभी हम जीत पाएंगे इस लड़ाई। दृढ़ता दिखती है ना। 5 साल से भर में चल रहा है। 5 साल से कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव था सर। 5 साल से कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव था। पिछले 5 साल में भी किसी को पता नहीं लगा, और अब भी बाहर से लोगों ने आकर बताया कि साहब आपकी जमीन से ऐसा हो रहा है। और यहाँ दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं कि आपकी एजेंसी फेल थी, आपकी एजेंसी फेल थी, बजाय ये सोचने की कि हमने देश फेल कर दिया, चाहे किसी की सरकार रही हो। प्रेमचंद मिश्रा जी, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, मेरा मानना है जो बातें सुधांशु जी कह रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि आज इस बहस के आरंभ में ही जो इन्होंने लाइनें रखी थी, वो लाइन पर ही तो मैं बोल रहा था कि आपने ऑब्जेक्शनेबल बातें आरंभ में ही कह दी, जो चीजें अभी सामने आई नहीं है। कोई भी पक्ष का आदमी अगर वो निर्दोष है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये कहने में क्या हर्ज है? लेकिन अगर किसी भी आधार पर किसी घटना होती है और एक वर्ग विशेष को आप इंगित कर देते हैं, और आपके ये फैशन है, आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, आपने पॉलिटिक्स को इसी रूप में ढाल दिया है, आप इसी आधार पर वोट लेते हैं, आप इसी आधार पर अपना जनाधार बढ़ाते हैं, आपके लोग, आपके मिनिस्टर, आपके पार्टी के, आपके सरकार के जिम्मेदार लोग यही राजनीति कर रहे हैं और मोदी जी बाहर में कुछ और कहते हैं। तो ये कथनी और करनी में फर्क करिए। सरकार की एक नियति, एक नियत लाइन, स्ट्रांग लाइन लीजिए, विपक्ष उसमें साथ देने को तैयार है। आतंकवाद की बात को लेकर आप हमें पाठ पढ़ाएंगे, समय खत्म हो गया। लेकर हमने नहीं तो सवाल ये भी होता कि पिछले 5 साल में आपने कितने स्ट्रांग एक्शन लिए? बलिदान कांग्रेस ने दिया है। प्लीज
समय खत्म हो गया, नहीं तो ये नहीं होता। जो आतंकवादी है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन सर इंदिरा जी को छोड़ दीजिए ना सर, अब इंदिरा जी नहीं है मैदान में, अब इंदिरा जी नहीं है। और इंदिरा जी से आप लोगों ने क्या सीख ली? मैंने कहा कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी आतंकवाद की लड़ाई नहीं लड़ी है, हमने लड़ी है, हमने सैक्रिफाइस किया है, हमने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, ये मैं कहना चाहता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने मैंने नहीं कहा, आपने हरा दिया था, मैंने नहीं कहा, तभी पोटा हटाया था आपने। सर प्लीज मैंने नहीं, भारतीय जनता पार्टी समय खत्म हो गया है। पोटा इसलिए हटाया है कि आप उसका दुरुपयोग कर रहे थे, ठीक, पोटा का दुरुपयोग हो रहा था इसलिए हटाया। अरे आप ही की सरकार थी भाई, हम क्या कर रहे थे? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, समय खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। ताल ठोक के आप देख रहे हैं, लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे, रहिएगा हमारे साथ।